Hello students, myself Akhilesh Dube, PGT Economics Kendriya Vidyalaya, Sadol. Students, this is the second part of the series of lecture related with the unit 4, which is government budget and the Indian economy. Students, in the last lecture we discussed meaning of budget, need of budget you can correlate with the role of government as well, and the objective of budget. What are the objectives of budget? Objectives of budget में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, जिस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये 3 आउट ऑफ 6 अगर हम कहें, 6 बताए गए थे टोटल, तो आउट ऑफ 6 अगर हम कहें कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या पुराने अगर आप जो पुराने पेपर्स हैं पिछले 10 साल के अगर आप उठाएंगे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 3 से पूछे गए हैं. ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा, नोट्स ज़रूर से बना लीजिएगा, वीडियोस पॉज करके या जैसे भी है डिस्कशंस हम लोगों ने किए हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उससे नोट करके नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे वी मस्ट हैव नोट्स, बिकॉज एग्जामिनेशन में जब हम जाएंगे तो ओवर द नाइट हमें डिस्कस करने के लिए नोट्स हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है. Students, now let's discuss the second segment of the unit 4th, जो कि आपका क्या है, स्ट्रक्चर और द कंपोनेंट ऑफ बजट. इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सेगमेंट है, बिल्कुल फोकस होकर के इसको स्टडी करिएगा, और एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये हमेशा केवल 12th के लिए ही नहीं, 12th के बाद भी अगर किसी एग्जाम में हम जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. इट इज़ व्हाट स्ट्रक्चर एंड द कंपोनेंट्स ऑफ बजट. ऑलरेडी आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, आपको दिख रहा होगा. कंपोनेंट कहते हैं या कुछ स्ट्रक्चर कहते हैं. इट हैज 2 टाइप्स, या बजट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के. एक आपका बजटरी रिसिप्ट है, बजट रिसिप्ट, और एक को बोलते हैं गवर्नमेंट या बजट एक्सपेंडिचर. Expenditure of receipt. What is receipt? It is the estimated money receipt of the government from all sources during the fiscal year. Fiscal 1st of April से 31st मार्च बताया था, एक फिजिकल ईयर होता है आपका. तो 1st of April से 31st मार्च के बीच में सरकार को कितना मनी रिसिप्ट मिलने वाला है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, उसको सम टोटल करके गवर्नमेंट क्या निकालती है, बजट रिसिप्ट. इसको हम एस्टिमेटेड कहते हैं कि मिलने वाला है. ठीक है, आने वाले समय में या पूरे वर्ष में उसको जो मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बजट रिसिप्ट. ये 2 तरह का हो सकता है. वो सोर्सेस क्या हो सकते हैं, 2 तरह के. एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और एक को बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट. इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, अभी हम लोग आगे उस पर आएंगे. ठीक है, तो एक हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट रिलेटेड विथ व्हाट, बजट रिसिप्ट्स. दूसरा हिस्सा कंपोनेंट बजट का क्या है, बजट एक्सपेंडिचर, खर्च. तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, मतलब आने वाले ईयर में 1st of April to 31st मार्च के बीच में गवर्नमेंट क्या क्या खर्च करने वाली है, उसका उसने सम टोटल करके रखा हुआ है, एक एस्टिमेशन करके रखा हुआ है, पहले से प्लानिंग करके रखा हुआ है. और ये खर्चे को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और दूसरा आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखिएगा यहाँ पे हम लोग यूज किया था रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट. उसी तरह से यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. इन्हीं चारों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये चारों ही काफी कॉन्सेप्चुअल हैं. ध्यान से आप इसे समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि इस पर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और खास करके जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, जो आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, इसमें से काफी ज्यादातर आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, द रेवेन्यू रिसिप्ट, then capital receipt, then we'll move towards revenue expenditure, and then we'll move towards capital expenditure. Okay, so we'll first discuss what, revenue receipt. सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं,
रेवेन्यू रिसिप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। चाहे जो भी हम लोग डिस्कस करें, रेवेन्यू हो गया, कैपिटल हो गया, चाहे वो एक्सपेंडिचर में हो, चाहे वो आपका रिसिप्ट में हो, हम लोग इसको दो ग्राउंड पे डिस्कस करेंगे, एक लायबिलिटी के ग्राउंड पे और एक दूसरा एसेट के ग्राउंड पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। All such receipts are fall under revenue receipts which neither reduce asset nor create liabilities for the government. फिर से, all such receipts are fall under revenue receipts which do not reduce asset or क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। रिड्यूस एसेट मतलब वो उसको मिल रहा है ना, कोई भी चीज मिल रही है तो उसके मिलने का तरीका ये हो सकता है कि हमारा एसेट जो था हमने उसको सेल कर दिया, उसके बदले में पैसा मिल गया, लेकिन पैसा तो मिला आपको लेकिन उसके बदले में एसेट आपका कम हो गया। ठीक, दूसरा लायबिलिटीज बढ़ गई, उस पैसे को, लायबिलिटीज का मतलब क्या है कि वी हैव टू रीपे, उसे हमें वापस करना है। ओके, तो ऐसा पैसा मिला है जिसे न तो सरकार को वापस करना है और न ही ऐसे रिसिप्ट से सरकार के एसेट में कोई कमी हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो क्या कहेंगे इसको, नाइदर रिड्यूस एसेट नॉर क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। मतलब ऐसे रिसिप्ट से न तो सरकार का एसेट कम होता है और न ही लायबिलिटी क्रिएट होती है। इन सब को हम इसमें डालते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में। एग्जाम्पल क्या है, कैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो द रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर टू टाइप्स, दो तरह के हैं। पहला आपका होता है टैक्स, जिसको हम बोल रहे हैं टैक्स रिसिप्ट्स, और एक दूसरा आपका है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स दो तरह की हो गई, टैक्स रिसिप्ट्स और एक नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। विल फर्स्ट डिस्कस व्हाट, टैक्स रिसिप्ट्स। ठीक है, टैक्स रिसिप्ट्स, टैक्स क्या है, इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट। सरकार को जनता की तरफ से कंपल्सरी पेमेंट के रूप में टैक्सेस मिलते हैं, और ये टैक्सेस क्या है, सरकार को टैक्स के रूप में जो भी मिला हुआ है, रिसिप्ट मिला हुआ है, उसे सरकार को वापस नहीं करना है। इसका मतलब कोई लायबिलिटीज नहीं है सरकार को इस टैक्स के थ्रू। दूसरा, ये जो टैक्स जनता ने सरकार को दिया है, उससे सरकार के एसेट में किसी भी तरह का कोई भी डिक्रीमेंट, कोई भी रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल टैक्स रिसिप्ट जो होते हैं वो नॉर्मली दो तरह के हो सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन ही बनता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और एक को, इसको हम एक ही कर लेते हैं, थोड़ा आसान है समझने में। और दूसरा क्या है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, we'll first discuss what is direct tax and what is indirect tax. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो डिफरेंस है वो बर्डन को लेकर के डिस्कस करते हैं। टैक्स का जो बर्डन है अल्टीमेटली किसके ऊपर पड़ा, गवर्नमेंट ने इम्पोज किया आपके ऊपर, आपने ही पे किया, तो ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और गवर्नमेंट ने आपके ऊपर इम्पोज किया, आपने इसे दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स such tax whose burden is imposed on that person who actually pay the tax.
जिसने टैक्स को पे किया है उसी के ऊपर टैक्स का बर्डन भी पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स अगर हम ले लें, इनकम टैक्स के अलावा एक कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, टैक्स रिसिप्ट्स। तो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इनकम टैक्स, मान लीजिए हम हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया इनकम टैक्स, और मुझे ही पे करना है, मैं इस टैक्स को किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, मैं दूसरे से इसे कलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स को, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स भी कहा जाता है। अब प्रॉफिट टैक्स है तो आपको पता है कि प्रॉफिट सबसे लास्ट में कैलकुलेट होता है। आपने अपनी कमोडिटी को सेल किया, सेल करने के बाद जो रेवेन्यू कलेक्ट हुई, रेवेन्यू कलेक्ट करने में जो रेवेन्यू कलेक्ट हुई उसमें से आपने जो एक्सपेंसेस थे उसको निकाल दिए, जो कॉस्ट आई थी उसको निकाल दिया, तो बाकी जो बचा हिस्सा वो क्या था, वो प्रॉफिट है। अब उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, दैट इज व्हाट, कॉर्पोरेट टैक्स। अब चूंकि कमोडिटी आप सेल कर चुके हैं, ये जो टैक्स है इसे आप कस्टमर से वसूल नहीं सकते, इसे आपको ही पे करना है। दैट मीन्स द कॉर्पोरेट टैक्स इज एक्चुअली पेड बाय द कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स को ही पे करना पड़ता है, क्योंकि कमोडिटीज बिक चुकी हैं, अब हम कस्टमर से ये टैक्स वसूल नहीं सकते, ठीक है। तो प्रॉफिट टैक्स भी इसमें जाता है, डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होता है, ओके। इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाइए। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार ने इम्पोज किया ए पर और बी ने इसे डाल दिया किस पर, ए ने डाल दिया किस पर, बी पर, ठीक है। इम्पोज्ड ऑन ए पेड बाय बी, ठीक है। अगर टैक्स के बर्डन को हम दूसरे के ऊपर टाल देते हैं तो ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप जानते हैं, जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट लगाती तो कॉर्पोरेट्स के ऊपर है, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसे कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, और अल्टीमेटली जो टैक्स है वो कौन पे करता है, कस्टमर पे करता है। तो इम्पोज्ड ऑन कॉर्पोरेट्स बट पेड बाय कस्टमर्स, तो ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। होपफुली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टैक्सेस से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, खास करके टैक्स रिसिप्ट से ही है। टैक्स को हम क्या बना सकते हैं, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव बना सकते हैं। जो टैक्स रिसिप्ट है, खास करके इनकम टैक्स अगर हम लें तो इनकम टैक्स आपका प्रोग्रेसिव भी हो सकता है और रिग्रेसिव भी हो सकता है। तो जो इनकम टैक्स है, टैक्स रिसिप्ट में भी प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स एंड व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्स, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। अ टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज्ड विद द इंक्रीमेंट ऑफ इनकम। अगर इनकम आपकी बढ़ती है तो रेट ऑफ टैक्स भी क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। ऐसे में जो अमीर हैं, जिनकी इनकम ज्यादा है, उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, और जिनकी इनकम कम है उनको कम टैक्स देना पड़ता है, और पुअर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनसे तो टैक्स आप वसूलते ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे टैक्सेशन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। दूसरा क्या है, रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या है, उल्टा, प्रोग्रेसिव का उल्टा है। इसमें जो बर्डन है वो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर कम पड़ता है, जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके ऊपर ज्यादा आपका पड़ता है, ठीक है। बट अगर हम सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये जो टाइप ऑफ टैक्सेशन है वो अच्छा नहीं है। अगर हम सोशल जस्टिस और सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो प्रोग्रेसिव टैक्स है वो आपका बेहतर है, ओके। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है और
रिग्रेसिव टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? इनकम बढ़ने के साथ टैक्स की जो रेट है वो भी बढ़ती जाती है, और इसमें इनकम के बढ़ने के साथ टैक्स की रेट जो है वो घटती जाती है। जस्टिस, सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करेंगे तो इट इज द बेस्ट टैक्स। एंड ऑल्सो हम लोगों ने जब ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट बेसिकली क्या यूज करती है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को ही इस्तेमाल सरकार के द्वारा किया जाता है। ओके, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। और एक और टाइप ऑफ टैक्सेशन है जिसको हम टैक्स को एक और तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपका है वैल्यू एडेड टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, और एक आपका है स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, टैक्स रिसिप्ट को हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ओके, दूसरा प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेशन, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स आप जान रहे होंगे, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट आप जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो चैप्टर है उसमें आप समझे होंगे। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री है, तो व्हीट को ट्रांसफॉर्म किया फ्लोर में एंड फ्लोर को ट्रांसफॉर्म किया ब्रेड में। ठीक है, तो व्हीट से फ्लोर के ट्रांसफॉर्मेशन में जो वैल्यू एडिशन हुआ है उस पर टैक्स लगेगा। उसके बाद फ्लोर को ट्रांसफॉर्म किया ब्रेड में, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो वैल्यू ऐड हुई है उस पर टैक्सेशन लगेगा, उसको हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका जीएसटी है वो बेसिकली क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी वैल्यू एडिशन होता है, हर एक लेयर पे जो वैल्यू एडिशन होता है, उस वैल्यू एडिशन पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जो कि वैल्यू एडेड टैक्स या वैट के नाम से हम जानते हैं इन सिंपल वर्ड्स। एक और स्पेसिफिक टैक्स है। स्पेसिफिक टैक्स जो होता है वो बेसिकली यूनिट या साइज को दिमाग में रख के करते हैं। यूनिट का मतलब कितना यूनिट आपने प्रोडक्शन किया उसके बेसिस पर, या आपका साइज कितना है, केजी में कितना है, या क्लॉथ है तो बंडल कितना है, इन सब के बेसिस पर टैक्स लगाया जाता है, तो उसको हम स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। ठीक है, वेट के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे अगर टैक्स लगता है तो उसे हम स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। जबकि वैल्यू एडिशन के बेसिस पे अगर टैक्स लगता है तो उसको हम वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए, तो 3 तरह के टैक्सेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया टैक्स रिसिप्ट में। प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब किसके अंदर आते हैं? आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, नाउ we are going to discuss that the B portion of revenue receipt, which is got the non-tax receipt. ठीक है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है टैक्स में, उसके साथ हमेशा दिमाग में रखेंगे क्या कि इससे सरकार के न तो एसेट में कोई डिक्रीमेंट होता है, न तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है। ये दोनों ही चीज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेवेन्यू रिसीट। तो टैक्स का डिस्कस कर लिया। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, आपको करना ही है। कंपल्सरी इस रूप में भी है कि अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, सो लीगली यू आर बाउंड टू पे द टैक्सेस, दैट इज व्हाई इट इज द वर्ड यूज्ड विद द टैक्स इज व्हाट? कंपल्सरी पेमेंट। ओके, व्हाट इज नॉन टैक्स रिसीट? टैक्स के अलावा भी कुछ ऐसे रिसिप्ट्स हैं जो सरकार को मिलते हैं, जो कि किसमें इंक्लूड किए जाते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स में, ट्रू फॉल्स में या मैचिंग में ये चीज काफी ज्यादा बार इस्तेमाल की जाती है। तो कौन कौन से हमारे नॉन टैक्स रिसिप्ट हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नॉन टैक्स रिसिप्ट है वो है फीस। ठीक है,
तो गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, उसके बदले में आपसे फीस चार्ज करती है, ठीक है। ऑलवेज कीप इन माइंड, फीस का मतलब प्राइस नहीं है। प्राइस का मतलब क्या हुआ कि जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट ने दी है उसका फुल पेमेंट आपने कर दिया, दैट इज फी, दैट इज व्हाट प्राइस, बट इट इज फी, इट इज नॉट द यू कैन से दैट पेमेंट ऑफ कमर्शियल सर्विसेज। जैसे कमर्शियल सर्विसेज हम हायर करते हैं, उसके बदले में हम पूरा का पूरा पेमेंट करते हैं उसको, वो आपका प्राइस कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं वर्ड फीस, ठीक है। सरकार फीस देती है, जैसे मान लीजिए लैंड रजिस्ट्रेशन फीस है, बर्थ रेट और डेथ रेट सर्टिफिकेट इशू करती है गवर्नमेंट, तो उसका फीस लेती है। उसके अलावा जो पासपोर्ट बनवाते हैं उसका फीस लेती है, कोर्ट फीस लेती है। ये सब जो सरकार के रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा है, ठीक है। ऐसे जिससे सरकार के न तो एसेट रिड्यूस होती है, न ही लायबिलिटी इंक्रीज करती है, न तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है, न तो रिड्यूस करते हैं इसके एसेट, ठीक है। तो पहला हो गया आपका फीस। दूसरा जो आपका है वो है फाइन। दूसरी कैटेगरी आती है फाइन की, तो फीस एंड फाइन कहते हैं। फाइन बड़ा ऑब्वियस सा वर्ड है, आप जानते हैं। अगर आप कोई चीज जो कि अगेंस्ट द लॉ है, रूल के बियॉन्ड है, जो कानून है उसके अगेंस्ट अगर आप कोई काम करते हैं तो सरकार उस पर आपको फाइन लगाती है। ये फाइन भी क्या है, सरकार के रेवेन्यू रिसीट का एक हिस्सा है, ओके। इसके अलावा एक और वर्ड है एस्चीट बोलते हैं इसको, ESCHEAT, एस्चीट। व्हाट इज एस्चीट? अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया है, जिसका कोई सक्सेसर नहीं है, जिसका कोई क्लेमेंट नहीं है, जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है, कोई ऐसा एसेट है, ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका कोई क्लेम करने वाला अवेलेबल नहीं है, या अपनी प्रॉपर्टी वो बिना किसी के छोड़ के चला गया है, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं, वो सरकार उसे टेक ओवर कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, और एक तरह से सरकार के रेवेन्यू रिसीट का एक हिस्सा है, ठीक है। एस्चीट, फिर से बोले, क्या कहा? एस्चीट हर वो इंडिविजुअल जो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के चला गया, जिसका कोई सक्सेसर नहीं है, जिसका कोई क्लेमेंट नहीं है, कोई क्लेम करने वाला नहीं है, ऐसी सारी चीजें सरकार ले लेती है और सरकार की रेवेन्यू रिसीट का एक हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथी चीज जो आपकी है वो क्या है? वो है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेशल असेसमेंट का मतलब ये होता है कि सरकार अगर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज करती है, जैसे मान लीजिए रोड बनवा रही है, ब्रिज बनवा रही है, डैम बनवा रही है, जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन वर्क अगर गवर्नमेंट कर रही है, तो उसकी वजह से जो नेबर्स प्रॉपर्टी है, सड़क के बगल में आपकी जमीन थी, सड़क बनने की वजह से आपकी जमीन की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है? स्पेशल असेसमेंट चार्ज करती है, क्योंकि आपकी वैल्यू में जो इंक्रीमेंट हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट हुआ है, वो पब्लिक कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है? उस प्रॉपर्टी पर स्पेशल असेसमेंट चार्ज करती है, जो कि सरकार की नॉन टैक्स रिसीट का एक हिस्सा है। ओके, समझ में आ गया होगा। जो पांचवा जो टाइप है नॉन टैक्स रिसीट का, वो है इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस। इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो भी सरकार के क्या है? रेवेन्यू रिसीट का एक हिस्सा है, नॉन टैक्स रिसीट का एक हिस्सा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, बहुत सारे स्टील प्लांट हैं सरकार के, इसके अलावा जो इंडियन रेलवे है उसका जो अपना प्रॉफिट जनरेट होता है, ये सब सरकार के रेवेन्यू रिसीट का एक हिस्सा है, और रेवेन्यू रिसीट के नॉन टैक्स पोर्शन का एक हिस्सा है। ओके, जैसे
जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो आपकी सरकार की है, इसके अलावा कोल इंडिया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये सब जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, इसका ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट रिसीव होता है वो सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट का एक हिस्सा है। ओके, जब भी ये चीज हम कह रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है, तो हमेशा दिमाग में क्या होना चाहिए, इससे सरकार का ना तो एसेट कम होता है, ऐसे रिसिप्ट से सरकार का ना तो एसेट कम होता है ना तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब इससे सरकार को वापस नहीं करना है जिससे वो ले रहा है, और साथ ही साथ सरकार का एसेट में कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, कैसे, टैक्स और नॉन टैक्स। तो नॉन टैक्स में इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, वो चीज है दैट इज नंबर 6 व्हिच इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम सेल करती है, इस समय आपका 2G है, 3G है, 4G चल रहा है इस समय आपके मोबाइल में। ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम है उसे गवर्नमेंट सेल करती है, ऑक्शन करती है। ठीक है, तो इससे जो सरकार को इनकम रिसीव हो रहा है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, इट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। ये भी सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट का एक हिस्सा है। ठीक है, और बेसिकली नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। ओके, 2G 3G, नाउ इट इज रनिंग 4G। 2G और 3G जो स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट ने सेल किया है, स्पेक्ट्रम क्या है, एक एयरवेज है जिसके थ्रू जो मोबाइल कंपनीज हैं अपना सर्विसेज अवेलेबल कराती हैं, चाहे वो नेट सर्विसेज हो, चाहे वो वॉइस टॉक की फैसिलिटीज हो, ये सब सरकार सेल करती है, वाया एयरवेज को सेल करती है और उसे पब्लिक कंपनीज बोली लगा कर खरीदती हैं, और जो पैसा रिसीव होता है वो सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट का एक हिस्सा है। ठीक है, जो आखिरी चीज है वो है ग्रांट एंड डोनेशन। ग्रांट, मान लीजिए ग्रांट क्या है आपका, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई भी एडवर्स सिचुएशन, कोई क्राइसिस आ गई इकोनॉमी में, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं वो ग्रांट देते हैं, वो हेल्प करते हैं सरकार की। जैसे अभी इस समय आपका चल रहा था कि प्रधानमंत्री केयर फंड में लोग कोरोना की वजह से पेमेंट कर रहे थे, दान दे रहे थे, वो सब सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट का एक हिस्सा है, सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, फेमिन हो गया, ऐसे में जो लोग हेल्प करते हैं, ग्रांट देते हैं, वो सब सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट का एक तरह से हिस्सा है। तो दिस वाज रिलेटेड विथ व्हाट, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में दो तरह की चीजें डिस्कस की हम लोगों ने, क्या, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट में हम लोगों ने 3 तरह से क्लासीफाई किया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, और वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स। एक और चीज टैक्स रिसिप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक इम्पोर्टेंट, और जीएसटी आपको बताया ही था। ठीक है, एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, एक स्पेशल टैक्स है जिसको कहते हैं गिफ्ट टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट गिफ्ट पे टैक्स लगाती है। गिफ्ट अगर आपको कहीं से मिल रहा है, किसी से मिल रहा है, तो उस पर सरकार टैक्स लगाती है, गिफ्ट टैक्स बोलते हैं। मैं इसे मेंशन स्पेशली क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इट इज नोन एज व्हाट, पेपर टैक्स। ठीक है, पेपर टैक्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी इल्ड से रेवेन्यू रिसिप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, ये केवल कागजों में ही रह जाती है। इसका मतलब ये है कि इसके कलेक्शन पे जो खर्चा आता है और जो इसका इल्ड है वो ऑलमोस्ट आपस में क्या है, बराबर है। इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, पेपर टैक्स। तो कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है, विच टैक्स इज नोन एज पेपर टैक्स, कौन से टैक्स को हम पेपर टैक्स कहते हैं। सिंपल, गिफ्ट टैक्स इज टर्म्ड एज व्हाट, पेपर टैक्स। गिफ्ट टैक्स को हम पेपर टैक्स बोलते हैं क्योंकि ये टैक्स इतना कम होता है कि इससे रेवेन्यू रिसिप्ट के अमाउंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम पेपर टैक्स के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्लियर हो गया आपका। रेवेन्यू रिसिप्ट से न तो सरकार का एसेट रिड्यूस होता है और न ही लायबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, दूसरा जो पोर्शन है इसका वो है क्या, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट जस्ट अपोजिट है रेवेन्यू रिसिप्ट का। वहां पे नाइदर नॉर था,
नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। यहाँ पे क्या है, क्रिएट एसेट एंड रिड्यूस लायबिलिटी, एंड और कर लीजिए, और क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी, ठीक है। एसेट क्रिएट, सॉरी गलत हो गया है थोड़ा सा, क्रिएट एसेट नहीं रहेगा, इट इज व्हाट कैपिटल एसेट, रिड्यूस एसेट एंड क्रिएट लायबिलिटी। क्या है, रिड्यूस एसेट एंड क्रिएट लायबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे रिसीट से सरकार का एसेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब सरकार ने अपना एसेट सेल करके जो चीज रिसीट मिला है, और दूसरा लायबिलिटी, ऐसा जो मनी रिसीव हुआ है गवर्नमेंट को, उसकी वजह से सरकार की लायबिलिटी बढ़ गई है। लायबिलिटी बढ़ने का मतलब दैट हैज टू बी रीपे, उसे वापस करना पड़ेगा, ठीक है, उसे वापस करना पड़ेगा, लायबिलिटी बढ़ गई है सरकार की, ओके। और सरकार का एसेट कम हो गया है। ऐसे सभी रिसिप्ट को हम कैपिटल रिसिप्ट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ओके। फिर से, ऑल सच रिसिप्ट्स विच ईदर reduce asset of the government or create liability for the government, liability create करते हैं और asset को reduce करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में आप डिस्कस कर लीजिए। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट इज द विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है, अब उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रही है, तो विड्रॉ ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक कंपनीज। सरकार की जो कंपनी है उसमें से सरकार अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रही है, या आप कह लीजिए कि सरकार उस कंपनी के शेयर को प्राइवेट लोगों के हाथ में सेल कर रही है, प्राइवेट कंपनीज को सेल कर रही है, ठीक है। और ऐसे में इसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। तो जितना का सेल किया, जितना शेयर सेल किया, उतने के बराबर सरकार का एसेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सरकार को पैसा तो मिला, सरकार को मनी तो रिसीव हुई, लेकिन उतने के बराबर सरकार का एसेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट, ओके। दूसरा, बारोइंग्स, सरकार ने क्या लिया, उधार। तो अगर सरकार उधार लेती है, सरकार अगर बारोइंग करती है, तो भी सरकार का जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। इंटरनल हो या क्या हो, एक्सटर्नल हो। मतलब इंटरनल बारोइंग मतलब कंट्री के अंदर, चाहे वो आरबीआई से लिया हो, चाहे पब्लिक से लिया हो, चाहे एक्सटर्नल मतलब दूसरे फॉरेन गवर्नमेंट से लिया हो, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे WB हो गया, IMF हो गया, उससे लिया हो। ये क्या करेगा, सरकार की लायबिलिटीज को बढ़ा देगा। इसका मतलब जो भी उधार लिया गया है सरकार के द्वारा, दैट हैज टू बी रीपेड, उसे वापस करना पड़ेगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये लायबिलिटीज को बढ़ा देता है। तो ऐसे में जो आपका बोरोइंग्स है वो आपका किसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है बोरोइंग्स को, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। और दूसरा जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जिसको हम कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, या इसको हम सेल ऑफ गवर्नमेंट, सेल ऑफ शेयर्स भी कह सकते हैं। पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन वर्ड का भी यूज किया जाता है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनीज के शेयर को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सेल कर, जैसे एयर इंडिया का नाम आपने सुना होगा कि अभी उसके शेयर को गवर्नमेंट सेल कर रही है। अभी इंडियन रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पहले वो पब्लिक कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, अब उसका शेयर हम लोगों ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। अब ऑपरेशन की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की है, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं, वेरी सिंपल वर्ड, डिसइन्वेस्टमेंट, या एक वर्ड पे विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट। विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ किया, पहले हमने इन्वेस्टमेंट किया था, अब इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं, और इससे हमारा रिसिप्ट बढ़ जाता है, लेकिन इसकी वजह से हमारा एसेट रिड्यूस हो जाता है उतने के बराबर। और दूसरा, बोरोइंग्स की वजह से हमारी लायबिलिटीज क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। एक तीसरा भी चीज है जिसको कहते हैं रिकवरी ऑफ लोन।
रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन को भी हम किसमें रखते हैं, कैपिटल रिसिप्ट में रखते हैं। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट किसी को लोन देती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ क्राइसिस है तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और ये पैसा क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है, ठीक है। जब वो वापस कर देती है तो ऐसे में जो एसेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो रिड्यूस कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम एक तरह से बोरोइंग्स ही कह लीजिए कि एक तरह से आपने पैसा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, तो जब वो वापस करती है तो ऐसे में गवर्नमेंट के एसेट जो है वो रिड्यूस जाते हैं, जो बदले में बोरोइंग्स के बदले में स्टेट गवर्नमेंट ने सरकार के पास रखा था वो वापस करने पड़ते हैं और ऐसे में जो एसेट हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं। और एसेट रिड्यूस होने से रिकवरी ऑफ लोन इसमें रहता है कैपिटल रिसिप्ट में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन की रिकवरी ऑफ लोन व्हाट काइंड ऑफ रिसिप्ट इज, इट इज द कैपिटल रिसिप्ट। रिकवरी ऑफ लोन क्या है, कैपिटल रिसिप्ट में इंक्लूड किया जाता है। तो तीन तरह की चीजें हम लोगों ने इसमें डिस्कस की कैपिटल रिसिप्ट में। पहला क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या था, बोरोइंग्स, और तीसरा क्या है, रिकवरी ऑफ लोन। चलिए, तो इट इज ऑल अबाउट व्हाट, रेवेन्यू रिसिप्ट। नाउ वी डिस्कस व्हाट द सेकंड कंपोनेंट ऑफ बजट, व्हिच इज व्हाट द बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर को भी हम लोगों ने क्या किया था, दो तरह से क्लासिफाई किया था। कैसे, एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड वाज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन एसेट और लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम डिस्कस करेंगे। एक सेंटर पॉइंट आप समझ लीजिए, वो क्या है कि सरकार खर्च कर रही है, तो अगर सरकार खर्च कर रही है तो इससे सरकार के एसेट बढ़ने चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर वो खर्च कर रही है तो उसकी लायबिलिटीज कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी एसेट और लायबिलिटी के ग्राउंड पे हम इसको देखने जा रहे हैं कि क्या डिफरेंस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और क्या डिफरेंस है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर reduce liability nor create asset, ठीक है। दोनों चीजें, सरकार खर्च तो कर रही है लेकिन सरकार के खर्च करने से न तो सरकार की लायबिलिटीज में कोई कमी आ रही है और ना ही उसके एसेट में कोई इंक्रीमेंट हो रहा है। खर्चा भी कर रही है लेकिन न तो एसेट बढ़ रहा है और न तो आपका क्या हो रहा है, लायबिलिटी ही कम हो रही है। दोनों ही चीजें नहीं हो रही हैं, तो उसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। फिर से, नाइदर रिड्यूस लायबिलिटी नॉर क्रिएट एसेट। एग्जांपल से इसको हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। एग्जांपल, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। वेज बिल का मतलब क्या है, जो सरकारी क्षेत्र में जो एम्प्लॉइज हैं, जो काम करते हैं, उन एम्प्लॉइज को जो पैसा दिया जाता है, जो वेज दिया जाता है, वो सरकार के वेज बिल का हिस्सा है। और ये जो बिल है आपका, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। उससे न तो लायबिलिटी रिड्यूस होती है सरकार की, न तो सरकार के एसेट क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये पहला है। दूसरा आपका जो है वो है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार ने जो लोन लिया है, अभी हम लोगों ने कैपिटल रिसिप्ट में दिखाया था कि कैपिटल रिसिप्ट में सरकार बारोइंग्स करती है, उधार लेती है, तो जो सरकार का उधार है उस पे सरकार इंटरेस्ट पेमेंट करती है, ठीक है। लोन नहीं चुका रही है, जिसने अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया है वो नहीं चुका रही है, उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो चुका रही है। और ये इंटरेस्ट चुकाने से न तो सरकार की लायबिलिटी कम होती है, इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी है, देना है, और दूसरा न तो इससे किसी भी तरह का एसेट भी जनरेट होता है सरकार के लिए। इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा है।
सब्सिडी पे जो खर्चा सरकार करती है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। सब्सिडी की वजह से भी सरकार का लायबिलिटी में कोई कमी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इस बार हम सब्सिडी दे दिए तो आगे भी नहीं देंगे, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, ये होता रहता है। एक और वर्ड क्या कर रहे हैं इसके लिए, रेकर इन नेचर। रेकर का मतलब होता है बार बार। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेकर इन नेचर होता है, बार बार होता है। एक बार आपने कर दिया तो ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं करना पड़ेगा, बार बार ये चीज आपको करनी पड़ेगी। इसलिए इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेकर इन नेचर। ठीक है, नॉर्मली जैसे वेज बिल है तो हर महीने पैसा देना है एम्प्लॉइज को, हर साल देना है। इंटरेस्ट पेमेंट हमेशा चुकाना है। सब्सिडी भी एक ऐसा चीज है जो बार बार करनी पड़ती है, हर बार हर महीने देनी पड़ती है। एक और आपका है डिफेंस परचेज। डिफेंस परचेज भी आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। तो जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं, जो भी डिफेंस से रिलेटेड सामान खरीदे जाते हैं, वो सब के सब क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, ओके। सो दिस वाज रिलेटेड विथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। द कंपोनेंट, लास्ट पार्ट जो है वो कंपोनेंट का, वो देख लीजिए। इसी का जस्ट अपोजिट है। अपोजिट क्या है, नाइदर रिड्यूस एसेट नॉर, जो एक्सपेंडिचर हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, वो क्या था, नाइदर रिड्यूस एसेट नॉट क्रिएट लायबिलिटी। यहां पे जस्ट अपोजिट है, क्या हो जाएगा, क्रिएट एसेट एंड रिड्यूस लायबिलिटी। ये एसेट भी क्रिएट करता है, साथ ही लायबिलिटी भी रिड्यूस करता है। ऐसे सभी तरह के एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में रखते हैं। आइए उसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट होता है या गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम रख सकते हैं, वो है एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है बिल्डिंग्स पर बनवाने पर, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, रोड है, कंस्ट्रक्शन पे जो भी खर्चा गवर्नमेंट करती है वो एक तरह से एसेट क्रिएशन है, दैट विल फॉल अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनीज रन करती हैं, पब्लिक कंपनी जिनको हम कहते हैं, उस पर जो खर्चा करती है, उनके मशीनरी पे खर्चा करती है, उनके इक्विपमेंट्स पे खर्चा करती है, वो सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। इसके अलावा परचेज ऑफ शेयर्स। गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी का शेयर परचेज करती है, इसका मतलब उसका ओनरशिप या एक तरह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, वो आपके एसेट को बढ़ाता है। लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है कि जो लोन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है। क्यों? क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है उससे, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हैज टू रीपे व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक तरह से जो लोन दिया गया है वो गवर्नमेंट के एसेट को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू। एक और चीज, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई लोन लिया था उसको रीपे कर दिया। रीपे करने का मतलब क्या है, लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, अब उस पर उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके बेसिस पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझा सकते हैं कि दीज आर द। एंड इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स में, आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, या ऑब्जेक्टिव जो आपका ऑप्शनल होता है मल्टीपल चॉइस में, उसमें ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ओके, इसके अलावा एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्रांट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट देती है स्टेट गवर्नमेंट को कभी कभी। तो वो जो ग्रांट है
वो किस एक्सपेंडिचर में रखा जाता है? दैट एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखते हैं। जो भी ग्रांट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जरूरी नहीं है जो ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है वो एसेट क्रिएशन के पर्पज से भी इस्तेमाल किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसे रिकॉर्ड करती है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही रिकॉर्ड करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उस ग्रांट का एसेट क्रिएशन के पर्पज से भी इस्तेमाल कर सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दिस वाज द रिलेटेड विथ सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर विच वाज द कंपोनेंट ऑफ बजट, स्ट्रक्चर ऑफ बजट, जिसको हम लोगों ने 4 तरीके से डिस्कस किया। 2 तरीका आपका ये है एक्सपेंडिचर और एक आपका रिसिट था। रिसिट के 2 हिस्से डिस्कस किए, एक आपका था रेवेन्यू रिसिट, एक था कैपिटल रिसिट, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में डिस्कस किया हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हर जगह 2 ही क्राइटेरिया डिस्कस किया, एसेट और लायबिलिटी का, ठीक है। अगर एसेट घट रहा है, लायबिलिटी घट रही है, एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसके बेसिस पे हम चारों तरह के कंपोनेंट्स हैं, जो चारों तरह के टाइप्स हैं, इस पर एक प्रश्न भी पूछा जाता है किसी एक 2 को लेकर के कि इसको बताइए या समझाइए, ठीक है। सो होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। थैंक यू फॉर द टुडेज लेक्चर। नोट्स आप इसे बना करके रखिएगा, वीडियो पॉज कर सकते हैं, पॉज करके उसे आप रिकॉर्ड कर पॉज करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसे नोट्स बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू। एक और पार्ट हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे जो कि आपका